हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आरआरबी टेक्नीशियन, रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका भरा जाने लगा है। ठीक है, इसका जो आपका रेलवे का आरआरबी टेक्नीशियन का जो फॉर्म है वो आ चुका है और इसका एप्लीकेशन आपका 9 मार्च 2024 से आपका भरा जाने लगा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आप आरआरबी टेक्नीशियन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी जानकारियां आज की वीडियो में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसका नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं कि आपका क्या फी लगने वाला है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से पर्सन जो है कि आपका अप्लाई कर सकते हैं और ये जो आपका कैटेगरी वाइज कितना फी लगने वाला है, ये सारी जानकारियां पहले समझ लेते हैं। और कौन से आपका स्टेट पे कितनी वैकेंसीज हैं वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे जो है कि इसको अप्लाई किया जा सकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपका ये जो एप्लीकेशन है आपका 9 मार्च 2024 से भरा जाने लगा है। ठीक है, लास्ट आप इसका अप्लाई जो है 8 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट आपको याद रखना है कि कब है, 8 अप्रैल 2024 तक। तो इससे पहले आप इसको अप्लाई कर दें क्योंकि एंड में हमारा सर्वर में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि आप जो है कि 8 अप्रैल 2024 से पहले ही अप्लाई कर ले। और ये जो लास्ट फी का डेट भी आपका 8 अप्रैल 2024 को दे रखा है। ठीक है, तो लास्ट पेमेंट का भी आपका फी क्या है, 8 अप्रैल 2024 को ही पेमेंट कर देना है। और जो मॉडिफिकेशंस होगा उसके अगले दिन से आपका 9 से 18 अप्रैल के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, 9 से 18 अप्रैल 2024 में आपका क्या है कि आपका 9 से 18 अप्रैल के बीच में आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। यदि किसी टाइप का मिस्टेक होता है तो आप ये सारी चीज़ों का करेक्शन 9 से 18 अप्रैल के बीच कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जो है ये आपको बहुत ही जल्द आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या आपका कितना फी पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपका है कि जनरल, ओबीसी और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, इसके लिए आपका 500 फी है। ठीक है, तो जनरल हो गए, ओबीसी हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास, और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए कितनी फी है, तो 500 की आपका जो फी रखा गया है रेलवे द्वारा। ठीक है, और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 250 रुपये, ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपया, ऑल कैटेगरी की फीमेल के लिए 250 रुपया है। ठीक है, तो जितने भी फीमेल है उनके लिए 250 रुपया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये बता रहा है क्राइटेरिया कि आप यदि ये एग्जाम में अपियर होते हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम होगा इसका आफ्टर द अपियर ऑफ द स्टेज 1 एग्जाम। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम में आप अपियर होते हो तो 500 में से आपका क्या है 400 रुपये रिटर्न कर दिए जाएंगे। किनके लिए, तो जो आपका जनरल कैटेगरी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, जिनको 500 रुपये फी लग रहा है उनको 400 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा यदि वो आपका एग्जाम में अपियर होते हैं। एग्जाम नहीं देते हैं तो ये पैसा रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से आपका फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो है कि आरआरबी जो है, रेलवे जो है, आपका अकाउंट नंबर भी आपका यहाँ पे फिल करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आपको उसको डिटेल को आप अच्छी तरीके से फिल करनी है अपने अकाउंट नंबर को, सो दैट ये जो है कि आप फर्स्ट स्टेज का जब एग्जाम देते हैं तो ये आपका अमाउंट आपको 400 रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड फीमेल के लिए जो रिफंड है ये 250 रुपये, मतलब जो है कि ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल के जो 250 रुपये लग रहा था वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है कि वो फर्स्ट स्टेज की एग्जाम में अपियर होते हैं, एग्जाम देते हैं, तो ये पूरा अमाउंट उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा रेलवे के द्वारा बताया गया। ठीक है, और ये जो पेमेंट का है कि आप ऑनलाइन मोड पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है कि आपका कैसे आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। आगे समझते हैं कि एज लिमिट क्या दे रखा है। तो मिनिमम आपका एज लिमिट 18 साल है। ठीक है, तो मिनिमम एज लिमिट जो है 18 साल है और मैक्सिमम जो है आपका 33 ईयर्स है। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपका 33 ईयर्स है और मैक्सिमम एज आपका 36 ईयर है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। ठीक है, तो ग्रेड 1 वालों के लिए कितना एज है, तो 36 ईयर है मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम आपका 33 ईयर्स आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। ठीक है, तो इसको ग्रेड वाइज हम देख लेते हैं कि आपका कौन से एरिया में कितना आपका वैकेंसीज है। ठीक है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो है आपका टोटल वैकेंसी है 1092। ठीक है, तो 1092 आपका क्या टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, और क्या क्या डिग्री रिक्वायरमेंट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 के अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका बैचलर डिग्री ऑफ द साइंस एंड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि बैचलर डिग्री आपका साइंस में है, बीएससी किए हुए हैं, फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर से, ठीक है, या फिर साइंस किसी भी आपका, या फिर आपका क्या है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किए हुए हैं, ठीक है, बीटेक किए हुए हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बीएससी इन कम्बाइनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे चीज में आपका बीएससी कर चुके हैं। ठीक है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बीई बीटेक किए हुए हैं,
3 ईयर की इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए हैं, तब भी आप क्या है कि ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो आपका वैकेंसी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी के लिए आपको कौन कौन से पर्सन जो है कि आपका अप्लाई कर सकते हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या क्या आता है। ठीक है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका जो आता है ब्लैक स्मिथ का काम आ जाएगा, ब्रिज में आपका ब्रिज का जो आपका रिपेयरिंग का काम होगा वो सब हो जाएगा। ठीक है, कैरेज एंड वेगन में काम होगा, क्रेन ड्राइवर का काम होगा और डीजल इलेक्ट्रिकल का आपका काम होगा। इसके साथ में आपका क्या है, डीजल मैकेनिक का भी काम होगा, इलेक्ट्रिकल, ये सारे जो है कि आपका यहाँ पे फीटर का परमानेंट वे और द रेफ्रिजरेशन ऑफ द एसी हो गया, ये सारी चीज़ों में आपका क्या ट्रैक मशीन में हो गया, ट्यूमर में हो गया, वेल्डर में हो गया। ठीक है, तो ये सब जितने भी वैकेंसीज हैं ये क्या है आपका ग्रेड 3 में आते हैं। ठीक है, टेक्निकल ग्रेड 3 में आते हैं और इसकी टोटल वैकेंसी जो है 8052 है। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है आपकी, 8052 वैकेंसी है आपका टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए। और कौन कौन से आपका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो है ना कि इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका क्या ट्रेड 10+2 किया हुआ होना चाहिए और क्या है फिजिक्स एंड द मैथ होना चाहिए आपका। ठीक है, और द क्लास 10th विद ITI, क्लास 10th में भी किए हैं लेकिन उसके साथ में आपका 10th प्लस ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका 12 किए हुए हैं फिजिक्स और मैथ के साथ में तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 फिजिक्स और मैथ और साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो है कि 10th पास किए हैं और उसके साथ में ITI किए हुए हैं, ITI का सर्टिफिकेट कैरी करते हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। NCVT का हो गया, SCVT का सर्टिफिकेट रखते हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर अदर ट्रेड क्लास 10th ITI सर्टिफिकेट, ये सब आपका क्या है कि आपका ITI का सर्टिफिकेट है तो उसके बेसिस पे रिलेटेड ट्रेड है ना। तो फीटर के लिए फीटर का ट्रेड है, जो भी आपका ब्रांच होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे आपका क्या है कि यदि आपका ITI का वो सर्टिफिकेट है तो अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे आपका देखेंगे कि जो जोन वाइज है ना, तो जोन वाइज RRB के जो जोन वाइज है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे पोस्ट बताया हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे RRB अहमदाबाद के लिए आपका टेक्नीशियन 1 ग्रेड 1 है, सिंगल 1। ठीक है, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपका ये है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका 38 है, 299 है। तो ये आपके क्या है कि यहाँ पे आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो इसके साइट में जा करके तो आपको यहाँ से वैकेंसी का डिटेल आपका जोन वाइज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बैंगलोर के लिए भी है, ऐसे हम देखते हैं तो यहाँ पे भुवनेश्वर के लिए भी है, बिलासपुर के लिए भी है, चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, तो चंडीगढ़ के लिए कम सीट है, इसी टाइप से आपका चेन्नई के लिए। तो जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन का आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आपका कैटेगरी वाइज कितना है। टोटल आपका क्या है, टेक्नीशियन 1 के लिए आपका चेन्नई में आपका 48 है और वही टेक्नीशियन 3 ग्रेड के लिए आपका 785 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका देखते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे जो जोन है ना, तो जोन वाइज कितनी आपके सीट्स हैं उनको बताया हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि आपका रांची के लिए देख लेते हैं। ठीक है, कि रांची और प्रयागराज के लिए। ठीक है, तो प्रयागराज में आपका टेक्नीशियन के लिए कितना बताया हुआ है, तो 61 है। ठीक है, टेक्नीशियन 1 ग्रेड के लिए आपका जनरल कैटेगरी का 61 है, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन का 16 है, और जो हमारा बोल सकते हैं कि आपका OBC के लिए 29 है, SC के लिए 15, ST के लिए 10। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि प्रयागराज का है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रांची के लिए देखते हैं तो रांची जोन के लिए टेक्नीशियन 1 ग्रेड के लिए 13 है आपका जनरल के लिए, और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए आपका 3 है, और जो आपका OBC के लिए 8 है, और हमारा SC ST के लिए 4 और 1 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपका टोटल 29 है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपका रांची में वैकेंसी। वही आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपका जनरल में 127 है, और जो आपका एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए 30 है, और 90 हमारा जो है कि OBC के लिए है। वही ST SC के लिए आपका कि SC और ST के लिए आपका 49 और 25 है। टोटल आपका क्या है हमारा 321 है। तो ये हमारा यहाँ पे जो आपका सीट वाइज है कितनी आपका जो है कि रिजर्व कैटेगरी में है सीट्स, वो सारी चीजें यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करनी है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम पे जाना है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने का तरीका बताते हैं आपको कि कैसे करना है इसको अप्लाई। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट, या फिर आपका फ्री जॉब अलर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली RRB के साइट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, सरकारी रिजल्ट आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा कि आपका टॉप में ही आपका जो है RRB टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला जो साइट है इसी में चले जाते हैं सरकारी रिजल्ट में। तो यहाँ पे
जैसे ही ये साइट ओपन होता है तो यहाँ पे टॉप में ही आपको देखने को मिलेगा कि आपका आरआरबी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा, जैसे ही साइट ओपन होगा तो ऊपर में ही दिख जाएगा आपका क्या आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। तो आप फोन में भी अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपका क्या फोन से भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको डेस्कटॉप मोड पे जाकर के करना है, तो डेस्कटॉप मोड में पहले आप सेटिंग कर लेंगे और डेस्कटॉप मोड पे जाकर के अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आरआरबी टेक्नीशियन ये दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो इस पे आपका जाना है और इस पे इंटर करेंगे, तो आपका इस पे क्लिक करने के बाद है कि इस तरीके से आपका ये जो है कि यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन हो जाने के बाद में यहाँ से सरकारी रिजल्ट में जाने के बाद में आपका जो है कि रेलवे का जो ये साइट है, ठीक है, तो वो आपका ओपन हो गया है। ठीक है, तो ओपन होने के बाद में नीचे चले जाएंगे आप स्क्रॉल करके, तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी रीड करने के बाद में जो भी आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करने के बाद में आप नीचे जाते हैं, तो नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पे जाने के बाद में यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको चले जाना है। ठीक है, तो क्लिक हेयर पे जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है पहले। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, ये हमारा क्या यहाँ पे हमारा, इसके बाद में हम यहाँ से अप्लाई पे करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई पे करेंगे और इस पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अप्लाई पे करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, और क्रिएट एन अकाउंट पे जाकर के यहाँ पे हम पहले जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे फिर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये फिर यहाँ पे अप्लाई पे कर लेना है, क्रिएट एन एप्लीकेशन। और यदि आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी आपका क्या है कि ये आपने क्रिएट कर चुका है, तो आप डायरेक्ट से उसमें ऑलरेडी क्रिएटेड में आप जा करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्म है इसको फिलअप कर देना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट आरआरबी में आपको क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये आपका खुल जाएगा यहाँ पे साइट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें यदि आपको अकाउंट नहीं क्रिएट किए हैं तो आप आरआरबी के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको पहले नेशनैलिटी बतानी है। ठीक है, तो आपकी नेशनैलिटी में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया। ठीक है, तो इंडियन है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। और कौन कौन से कंट्रीज का यहाँ पे दे रहा है, तो नेपाल के लिए दे रहा है, भूटान के लिए दे रहा है, और तिब्बतन रिफ्यूजी जो है उनके लिए भी दिया जा रहा है। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू बर्मा, ये सारी जगह पे आपका जो माइग्रेट करके गए वो सारे लोगों के लिए भी आपका क्या है कि यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और रीटाइप करनी है, यहाँ पे आपको क्या है रीटाइप करनी है, अपना जो नाम लिखेंगे दोबारा से यहाँ पे रीटाइप कर लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद में आपको हैव यू चेंज एवर नेम, आपने यदि कभी नाम बदला हुआ है तो यस करेंगे और नहीं किया हुआ है तो नो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आस्क करेंगे, जैसे ही ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉपअप आएगा, उसके बाद में पूछा जाएगा कि आप इसके साथ एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो नो करेंगे तो ये पॉपअप नहीं आएगा। ठीक है, और यस करते हैं तो आपको ये पॉपअप देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे यदि बदले हुए हैं तो आपको यहाँ पे एक नया स्लाइड ओपन हो जाएगा और नया आपका क्या है कि नेम बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं करके बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि ये आपका एक नया स्लाइड आ गया कि न्यू नेम आपका क्या है। ठीक है, रीटाइप करना है न्यू नेम, और इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और नो करते हैं ना तो ये आपको न्यू नेम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, नो कर देता हूँ तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपको और रीटाइप करनी है, सो दैट क्या कि रजिस्ट्रेशन करते समय ना आपको कोई मिस्टेक ना हो, तो इस वजह से दोबारा से यहाँ से टाइप करवाता है। ठीक है, अपना जेंडर जो है कि वो सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। ठीक है, और ये आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपका रीसेलेक्ट द जेंडर फिर से दोबारा करना है, रजिस्ट्रेशन में किसी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मिस्टेक ना हो, इस वजह से ये दोबारा से आपको करवाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपना फादर नेम नोट करेंगे और दोबारा से यहाँ पे रीटाइप कर लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में फिर से आपका रीटाइप करेंगे फादर का नेम, फिर मदर का नेम भी सेम वे में करना है, ये सारा चीज करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना आधार वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर जो है यहाँ पे फिल कर देना है। आप आधार नंबर करने के बाद में आप यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार इस पे जाएंगे। ठीक है, तो वेरीफाई यूजिंग आधार पे करेंगे ना तो आपका ये जो आधार होगा वो आपका साइट से आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, तो आपका वेरीफाइड आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ सारे आपके आधार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जो ईमेल आईडी होगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे और जो आपका मोबाइल नंबर होगा जो कि अभी आप कंटिन्यू रखने वाले हैं वो ईमेल आईडी। ठीक है, और जो एक्टिव मोबाइल नंबर होगा उसको देंगे। ठीक है, इसमें आपका क्या, इसमें आपका
जैसे ये फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल पे भी एक ओटीपी आ जाएगा और मोबाइल पे भी एक ओटीपी आएगा। सेपरेट सेपरेट दोनों में आपका एक एक ओटीपी आएगा, तो दोनों को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, इन दोनों पे आपका क्या है कि ये आपका फिल कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड सेटअप करना है, ठीक है, वो पासवर्ड आप लिखेंगे। ठीक है, तो पासवर्ड में मैं आपको क्या, यहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेटर लेना पड़ेगा। एक आपका कैपिटल लेटर लेना पड़ेगा, कम से कम एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर लेना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ आपका बोल सकते हैं @ का साइन ले ले और हेच का साइन ले ले, तभी जाकर के क्या होगा, ये पासवर्ड लेगा। सिंपल नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट पासवर्ड क्रिएट करने बोलता है। ठीक है, तो पासवर्ड में आपको क्या है कि प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से थोड़ा आप क्या करेंगे, @ का हेल्प लेंगे या हेच का अप्लाई कर देंगे, या फिर आप $, का साइन का यूज कर लेंगे। ये सब साइन यूज करेंगे तो आपका एक बार में आपका जो है कि यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एंड में आपको कैप्चा फिलअप करना है। तो उसके बाद कैप्चा जो आप फिलअप करके सबमिट करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे आपका प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे आ जाएगा, है ना। तो प्रीव्यू दिखा देगा कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपने क्या है भरा है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। वो प्रीव्यू आप एक बार चेक कर लेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद में आप उस पे क्या सबमिट पे जाएंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके फ़ोन पे आपका जो है ना कि रजिस्ट्रेशन का आपका बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो है कि फाइनल सबमिशन का आपका ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपका ये जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ में आपका पासवर्ड भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पे लॉगिन करके फिर से आपको क्या करना है कि आगे का आप प्रोसेस करना है। ठीक है, जैसे इतना वर्क कर लेंगे ना, उसके बाद में आपको फिर से जाना है, ये लॉगिन के लिए आपको बोला जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई वाले सेगमेंट में फिर से जाना है। अप्लाई में जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल जो भी चाहे, मोबाइल नंबर या ईमेल, उसको आपको फिलअप करेंगे। उसके साथ में आप अपना यहाँ पासवर्ड फिलअप करेंगे और कैप्चा फिलअप करेंगे और यहाँ पे आपका लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो आपका क्या होगा कि ये आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जितने भी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वो सब करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका कैटेगरी वाले होंगे, है ना, मोस्टली आपका ओबीसी वाले, तो ओबीसी जो डॉक्यूमेंट देंगे वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बना हुआ है, मतलब डीसी के द्वारा अप्रूव्ड हो या एसडीओ के द्वारा अप्रूव्ड हो, उसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो डीसी के द्वारा जो बना होगा वही सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नॉट दी स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ सर्टिफिकेट नहीं अपलोड की जाती है। ठीक है, जब भी आपका रेलवे में अप्लाई करते हैं तो ओबीसी वाले पर्टिकुलरली ध्यान देंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो किससे बनी होनी चाहिए, तो वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनी होनी चाहिए, मतलब एसडीओ से ऊपर लेवल की बोल ले, डीसी के लेवल की, एसडीओ लेवल की, ये चलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट का ही रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। और दूसरी चीज़ जो है, ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी की वैलिडिटी 1 ईयर रहती है, तो 1 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको ओबीसी यदि नहीं है तो आप जल्दी उसको अप्लाई कर देंगे। पुराना जो आपका सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है, आपका स्टेट लेवल के जो सर्टिफिकेट्स होंगे उसकी हेल्प से आपका बोल सकते हैं कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट और जो आपका इसके साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों के साथ में अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में आपका 10 डेज के विदिन में आपको ये बन के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेटर होगा। ठीक है, तो विदिन 1 ईयर का ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ज़्यादा पुराना नहीं करना है। ठीक है, तो और कुछ सिचुएशन में आप चाहें, ठीक है, कि नहीं बन पाता है तो आप 3 ईयर्स तक का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम आती है, आरआरबी जो होता है कि जब फाइनल वेरिफिकेशन होता है उस समय प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, वो आपका सबमिट नहीं लेता है। ठीक है, इस वजह से 1 ईयर के विदिन का ही ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, और दूसरा आपका है कि एससी एसटी वाले भी आपका इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपका सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल का बना हो, तो वो सर्टिफिकेट ज़्यादा आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि आपका रेलवे का ये जो एंड में जाकर के जो है कि यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्म होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।